मास रखते हैं। क्या रखते हैं भाई? मास रखते हैं। चाहे कोई भी बॉडी है हमारे चारों तरफ, ट्रक है, बस है, कार है, पेन है, ये सारी की सारी बॉडीज़ क्या रखती हैं अपने पास? मास। क्या है इनके पास? मास। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे चारों तरफ की कोई भी बॉडी जब मोशन में आती है, क्या करने लगती है? मोशन करने लगती है। मीन्स कि उसके पास क्या आ जाता है? मोमेंटम आ जाता है। क्या आ जाता है? मोमेंटम। और हम सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि एवरी मूविंग बॉडी पजेसेस मोमेंटम। हमारे चारों तरफ हर वो बॉडी जो मोशन कर रही है, हर वो बॉडी जो मोशन कर रही है, उसके पास क्या है? मोमेंटम है। उसके पास क्या है? मोमेंटम। थोड़ा सा और आगे देखते हैं कंसेप्ट। इट मेजर्स हाउ डिफिकल्ट टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी। मीन्स ये जो मोमेंटम है वो इस चीज़ को मेज़र करके देता है कि हाउ डिफिकल्ट, कितना कठिन है, टू मेज़र अ मूविंग ऑब्जेक्ट। मीन्स कोई मूविंग बॉडी है हमारे चारों तरफ, मीन्स उसके पास क्या है भाई? मोमेंटम है। क्या है भाई? मोमेंटम है। अब जो बॉडी ज़्यादा हैवी है वेट में, जिसके पास ज़्यादा मोमेंटम है, उसको हमें मोशन से रेस्ट पे लेके आने में ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स लगाना होगा, ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। और जिस बॉडी के पास में कम मोमेंटम है, लेस मोमेंटम है, मीन्स उसको हमें स्टॉप करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का, ज़्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। मीन्स इट मेजर्स हाउ डिफ़िकल्ट, ये मोमेंटम है, ये कहीं ना कहीं ये कैलकुलेट करके देता है, इस चीज़ का एस्टिमेशन देता है हमें कि कितना कठिन है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकना, स्टॉप करना। इट डिटरमाइंस बाय टू फैक्टर, ये दो फैक्टर्स के द्वारा डिटरमाइन किया जा सकता है। इन सिंपली वी कैन से कि मोमेंटम डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। इट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर, इट डिटरमाइंड बाय टू फैक्टर्स। ये दो चीज़ों पर डिपेंड है, दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो फर्स्ट सिंपली इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लेटर पी। ये जो लेटर पी है लोअर केस का अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट का आपका ये लोअर केस लेटर पी है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं हम मोमेंटम को। और मोमेंटम इक्वल्स टू एम इंटू वी। यही दो फैक्टर हैं, यही दो फैक्टर हैं जिनकी यहाँ पे चर्चा की जा रही है, यही दो फैक्टर हैं जो डिटरमाइन करते हैं किसको भाई? मोमेंटम को। किसको भाई? मोमेंटम को। यही दो फैक्टर हैं, मास और वेलोसिटी। ये दो फैक्टर हैं जो मोमेंटम को डिटरमाइन करते हैं, है ना, डिसाइड करते हैं। तो फर्स्ट दोनों पढ़ते हैं हम लोग कि भाई हाउ हैवी द ऑब्जेक्ट। थोड़ा बेसिक से लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट में कि हाउ हैवी द ऑब्जेक्ट। हाउ हैवी द ऑब्जेक्ट मीन्स मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई चीज़ कितनी हैवी है, कोई चीज़ कितनी हैवी है। और हैवी मीन्स भारी, और भारी है मीन्स वो किससे रिलेट कर रही है? मास से। किससे रिलेट कर रही है भाई? मास से। मीन्स कि हाउ हैवी द ऑब्जेक्ट, कोई चीज़ कितनी हैवी है ना, कितना उसका मास है, वो मोमेंटम पे डिपेंड करेगा। अब किस तरीके से डिपेंड करेगा वो आगे हम लोग पढ़ते हैं। और दूसरा फैक्टर क्या है? एनोदर फैक्टर कि हाउ फास्ट इट इज़ मूविंग। कोई बॉडी, ये इट किसके लिए यूज़ हुआ है ना, उस बॉडी के लिए जिस बॉडी के मोमेंटम की बात कर रहे हैं हम, है ना, मोमेंटम के लिए कि हाउ फास्ट इट इज़ मूविंग। कोई बॉडी कितना फास्ट मूव कर रही है, ये भी फैक्टर तय करेगा, ये भी एक फैक्टर होगा कि उस बॉडी का कितना मोमेंटम होगा। मीन्स थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग समझते हैं। एक एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ लिखा हुआ है कि ए हैवी फुली लोडेड ट्रक। एक हैवी, हैवी मीन्स भारी, फुली लोडेड मीन्स पूरी तरीके से भरा हुआ ट्रक है। फुली लोडेड ट्रक ड्राइविंग एट 30 किलोमीटर पर आवर। एक फुली लोडेड ट्रक है, भारी भरकम, हैवी मीन्स एक भारी भरकम सा फुली पूरी तरीके से लोडेड भरा हुआ ट्रक है जो कुछ इस वेलोसिटी से चल रहा है। किस वेलोसिटी से चल रहा है? 30 किलोमीटर पर आवर। हैज़ मच मोर मोमेंटम। हैज़ मच मोर मीन्स अब इसके पास में हैवी, हैवी हैवी ट्रक है, जो हैवी लोडेड ट्रक है, इसके पास में मच मोर मोमेंटम, बहुत ज़्यादा मोमेंटम होगा, है ना, किसकी अपेक्षा में? देन। अब ये कंपैरिजन कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं हम? कंपैरिजन किसकी अपेक्षा में? अ स्मॉल कार मूविंग, या उसी, यदि एक छोटी कार मूव कर रही है, मैं एक हल्की स्मॉल, एक छोटी कार मूव कर रही है ना, एज कंपेयर टू हैवी ट्रक, हैवी लोडेड ट्रक, बिग ट्रक। एक छोटी कार
मूव कर रही है सेम वेलोसिटी से, मीन्स एक छोटी कार है ना, कोई अल्टो वगैरह, कोई छोटी कार है और वो सेम वेलोसिटी से मूव कर रही है। सेम वेलोसिटी मीन्स 30 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से। और दूसरी तरफ क्या था, हैवी लोडेड ट्रक, हैवी लोडेड ट्रक। तो देखो वेलोसिटी दोनों की क्या है, सेम, कह रहा ना, सेम वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं, लेकिन दोनों के मास में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप सब जानते हैं, कॉमन सेंस की बात है कि जो हैवी लोडेड ट्रक है ना, उसका मास बहुत ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू स्मॉल कार, है ना। इट टेक्स, देयरफॉर इसका मतलब इट टेक्स ए लॉट मोर फोर्स एंड डिस्टेंस टू स्टॉप द ट्रक। इसका मतलब ये है कि यदि हम स्टॉप करने की बात करें दोनों बॉडीज़ को, कार को और हैवी लोडेड ट्रक को, तो जो हैवी लोडेड ट्रक है मीन्स इट, ये जो इट है ये किसके लिए यूज़ हुआ है, हैवी लोडेड ट्रक। वो जो हैवी लोडेड ट्रक है ना, लॉट ऑफ मोर फोर्स, उसे बहुत ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना होगा, है ना, तब जाके वो क्या होगा बेटा, स्टॉप होगा। और स्टॉप होने में भी वो है ना क्या करेगा, एंड डिस्टेंस टू द ट्रक, मतलब थोड़ा डिस्टेंस लेगा, है ना, एकदम से नहीं रुक जाएगा, थोड़ा डिस्टेंस ले जाएगा, है ना, उसको उसको स्टॉप करते करते, उसकी वेलोसिटी को जीरो करते करते, है ना, हमें कुछ डिस्टेंस लग जाएगा। किसको भाई, हैवी लोडेड ट्रक को। तो देखो वेलोसिटी क्या थी भाई इस केस में, कि एक हैवी लोडेड ट्रक की और एक स्मॉल कार की क्या थी, वेलोसिटी क्या थी, स्पीड क्या थी, सेम थी, दोनों सेम स्पीड से चल रहे थे, लेकिन फिर भी मोमेंटम किसके पास बहुत ज़्यादा है, ट्रक के पास। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी है एज़ कम्पेयर टू कार, एज़ कम्पेयर टू कार। मीन्स कुल मिला के मोमेंटम किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, मास के ऊपर। किसके ऊपर, मास के ऊपर, कि भैया जिस बॉडी का मास ज़्यादा उसके पास मोमेंटम ज़्यादा होगा। ठीक, अब अनदर एग्जांपल लेते हैं हम, हाउ फास्ट इट इज़ मूविंग। वेलोसिटी पर किस तरीके से डिपेंड है मोमेंटम, तो किस तरीके से डिपेंड है, एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग समझते हैं कि ये टाइनी बुलेट, एक छोटी सी जो गोली होती है, बुलेट होती है, हैज़ वेरी लिटिल मास, उसका जो मास होता है वो बहुत कम होता है, इसका भी, बुलेट का, गोली का, है ना, बट बिकॉज इट ट्रेवल्स एट एक्सट्रीमली हाई स्पीड, लेकिन जब वो गन से फायर की जाती है, हम लोग जब उसे गन से फायर करते हैं किसको, बुलेट को, तो वो एक एक्सट्रीमली हाई, मतलब बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से गन से निकलती है, फायर होती है, तो मास उसके पास में बहुत कम होता है, वेरी लिटिल मास। अ टाइनी बुलेट हैज़ वेरी लिटिल मास बट एक्सट्रीमली हाई वेलोसिटी व्हेन इट फायर फ्रॉम एनी गन, तो उसके पास में वेलोसिटी, स्पीड क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई। इट इज़ वेरी हार्ड टू स्टॉप, लेकिन उस केस में भी उस बुलेट को रोकना क्या होता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ही क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। मीन्स बुलेट के पास भी क्या हुआ भाई, काफ़ी मोमेंटम आया, लेकिन इस केस में तो भाई क्या था, मास क्या था, बहुत कम था, मास क्या था, बहुत कम था। फिर मोमेंटम इतना हाई एक्वायर कैसे किया बुलेट ने, तो बुलेट ने हाई मोमेंटम किस लिए एक्वायर किया, क्योंकि वेलोसिटी जो थी, स्पीड थी, वो क्या थी, हाई थी, मास कम था, लेकिन जो वेलोसिटी थी, जो स्पीड थी, वो बहुत ज़्यादा हाई थी। तो यदि स्पीड भी बहुत ज़्यादा हाई है तब भी मोमेंटम क्या होगा, मोर होगा। ठीक है, तो जो मोमेंटम है वो दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी, दोनों चीज़ों से मिल करके बना हुआ है। इसीलिए मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बन जाता है, मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। मीन्स यदि किसी बॉडी का हमें मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो हमें उस बॉडी के मास से और वह बॉडी किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, यदि हम उन दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं, उन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो प्रोडक्ट आता है वो क्या होता है भाई, उस बॉडी का मोमेंटम। क्या होता है भाई, मोमेंटम। क्या होता है भाई, मोमेंटम। आपको ये चीज़ें, दोनों चीज़ें समझ में आ रही होंगी, हाउ अ मोमेंटम, है ना, डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी। छोटा सा हमने कॉन्सेप्ट नीचे और लिखा हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट दैट इज स्टेशनरी अर्थ हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ जीरो रिजल्टिंग इन जीरो मोमेंटम। अच्छा एक केस और होता है, देखो इस केस में भी भाई बहुत हैवी मोमेंटम रहा जब मास ज़्यादा था किसी बॉडी का, इस केस में भी एक बॉडी की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा थी तब भी उसके पास में मोमेंटम बहुत ज़्यादा था। एक केस ये भी तो हो सकता है कि मान लो
कोई बॉडी जिसकी वेलोसिटी 0 है, जिसकी वेलोसिटी क्या है 0, मीन्स एन ऑब्जेक्ट, ऐसे सारे ऑब्जेक्ट, ऐसी सारी वस्तुएं, है ना, दैट इज स्टेशनरी, जो कैसी हैं हमारे चारों तरफ, स्टेशनरी है, स्थिर हैं, है ना। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, पार्क्ड कार। जैसे कि एग्जांपल के लिए एक पार्क्ड कार, पार्किंग में जो कार खड़ी होती है वो स्टेशनरी है, वो रेस्ट पे है ना, खड़ी हुई है, मोशन नहीं कर रही है। वेलोसिटी कितनी है उसके पास में, इस केस में 0। जब कोई भी बॉडी हमारे चारों तरफ खड़ी हुई है, रेस्ट पे है, मतलब उसके पास वेलोसिटी कितनी है 0। कोई स्पीड है उसके पास, नहीं है, तो हैज़ अ वेलोसिटी 0। जब कोई भी हमारे चारों तरफ का ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है ना, पार्क है, खड़ा हुआ है, मतलब उस केस में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 0। और रिजल्टिंग, जिसका परिणाम क्या है, मतलब उसकी वेलोसिटी 0, मतलब उस खड़ी हुई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बॉडी का मोमेंटम भी क्या है 0 है। क्या है 0। तो उसके फॉर्मूले में भी डालते हैं हम लोग, मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। अब कार है, कार खड़ी हुई है, पार्क है, अब वो बहुत हैवी है, कार खड़ी हुई है, उसका खूब मास है, एकदम हैवी कार है ना, बहुत मास है। तो कितनी भी एम की वैल्यू कितनी भी बड़ी क्यों ना सही, लेकिन जब वो खड़ी है, वेलोसिटी क्या है 0, तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स कि भैया कितने भी मास की वैल्यू क्या ना हो, है ना, उसमें यदि 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है 0। तो इस केस में मोमेंटम कितना आएगा भाई 0, कितना आएगा 0। तो हर वो बॉडी जो हमारे चारों तरफ है और जो किस पे है, रेस्ट पे है, जो स्टेशनरी बॉडीज हैं, है ना, उनकी वेलोसिटी क्या है 0, और वेलोसिटी 0 है, दैट्स बाई उनका मोमेंटम भी क्या है भाई 0, उनका मोमेंटम भी क्या है 0। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि मोमेंटम क्या है, मोमेंटम क्या है, कि इन फिजिक्स मोमेंटम इज सिंपली मास इन मोशन। जब भी कोई मास, मास मतलब कोई भी बॉडी, जब भी कोई बॉडी किस में आ जाती है भाई, मोशन में, जब वो क्या करने लगती है, मोशन करने लगती है, एक वेलोसिटी से रन करने लगती है, एक वेलोसिटी से मूव करने लगती है एक स्पीड से, तो वो किसको पजेस करती है, उसके पास क्या आ जाता है, मोमेंटम एक्वायर कर लेती है। वो क्या एक्वायर कर लेती है, मोमेंटम एक्वायर कर लेती है। और ये जो मोमेंटम है, ये इस चीज़ का एस्टिमेशन लगाता है, इस चीज़ को मापता है कि कितना कठिन है किसी मूविंग बॉडी को रोकना, स्टॉप करना। मतलब कोई किसी बॉडी, कोई बहुत भारी बॉडी है और किसी ज़्यादा वेलोसिटी से मूव कर रही है, मतलब किसी बॉडी के पास में हैवी मोमेंटम है, तो उसको रोकना बहुत ज़्यादा कठिन है। और किसी बॉडी के पास में कम मोमेंटम है, उसको रोकना क्या है, आसान है। एक और एग्जांपल हम आपको बताएं कि जैसे एक क्रिकेट की बॉल आ रही है आपकी तरफ, आप लोग क्रिकेट खेलते हो, तो क्रिकेट की बॉल का जो मास है वो लेस देन 1 kg है ना, छोटा सा मास होता है उसका, है ना, कुछ ग्राम में होता है ना। तो वो जो हमारी तरफ आती है और कुछ वेलोसिटी से आती है, काफ़ी तेज़ आती है, जो बॉलर्स बॉल करते हैं क्रिकेट में, तो 130 किलोमीटर पर आवर, है ना, 140 किलोमीटर पर आवर, फिर भी जो विकेट कीपर होता है वो उस बॉल को आसानी से ऐसे कैच कर लेता है, पकड़ लेता है, क्योंकि वेलोसिटी तो थी, है ना, वेलोसिटी तो थी, अच्छी वेलोसिटी थी 130 किलोमीटर पर आवर, लेकिन मास बहुत कम था। और मोमेंटम किससे बनेगा भाई, मास इनटू वेलोसिटी से, प्रोडक्ट दोनों से मिलके। तो मास बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा मोमेंटम एक्वायर नहीं कर पाई, तो उसको रोकना, स्टॉप करना बड़ा ईजी था, आसान हो गया, इतना डिफ़िकल्ट नहीं हुआ उसको स्टॉप करना। अच्छा, एनोदर केस में हम लोग एग्जांपल देखते हैं। जैसे जैसे एक बड़ा सा पत्थर आपकी तरफ किसी ने फेंका, 50 किलो का, 50 kg का, बड़ा सा भारी सा भरकम पत्थर 50 kg का किसी ने फेंका, क्या आप उसको कैच कर पाओगे, क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि बॉल की कंपैरिजन में, बॉल की कंपैरिजन में उसका मास क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा मोमेंटम एक्वायर कर लेगा, और उसको उसको आपकी तरफ वो आ रहा है मोशन करते हुए, उसको मोशन को रोक पाना आपके लिए बहुत कठिन होगा, वो आपको नुकसान पहुंचा देगा, चोट लगा देगा, है ना। तो ये कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं आपके डेली लाइफ के, आपके चारों तरफ के, जिनमें मोमेंटम का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। ठीक है, हम लोग आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसके आगे ही एक और कॉन्सेप्ट है, मोमेंटम आप लोगों के ये समझ में आया है,
तो नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या टॉपिक है भाई? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसके डेरिवेशंस वगैरह भी आपको 9th स्टैंडर्ड में मिल जाएंगे बुक्स के अंदर। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, CONSERVATION, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अच्छा, पहले तो आप लोग एकदम से बेसिक से इस टर्म का मतलब समझें। अभी मोमेंटम आप लोगों ने समझा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है? लिखें भाई थोड़ा सा। मोमेंटम is always conserved, conserved, और conserved means no change। conserved means क्या है? no change। conserved means no change। it can never be created nor be, it can never be created or destroyed, or destroyed, destroyed, destroyed। it can only be transferred, it can only be transferred from one body to another body, another body। अच्छा समझे भाई कि मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। मोमेंटम जो होता है वो हमेशा कंजर्व्ड रहता है। कंजर्व्ड रहता है मीन्स नो चेंज, कभी वो चेंज नहीं होता है, कभी डिक्रीज नहीं करता है, कभी इंक्रीज नहीं करता है। टोटल मोमेंटम है ना, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, टोटल मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। यहाँ पर थोड़ा सा है ना, जो टोटल मोमेंटम होता है ना, वो किसी भी केस में क्या रहता है? कंजर्व्ड रहता है। क्या रहता है? कंजर्व्ड रहता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। कंजर्व मीन्स है ना, चेंज नहीं आना, कंजर्व रहना। इट कैन नेवर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, न तो मोमेंटम को कभी क्रिएट किया जा सकता है ना, और ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जैसे एक थ्योरी है कि स्टेटमेंट है, थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इन द सेम वे मोमेंटम कैन नेवर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। मोमेंटम को केवल वन बॉडी टू अनदर बॉडी हम लोग क्या कर सकते हैं? ट्रांसफ़र कर सकते हैं। थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि हाउ मोमेंटम इज कंजर्व्ड। जैसे कॉलिजन, कॉलिजन जानते हैं आप, है ना, टक्कर कराना। कॉलिजन मीन्स टक्कर होना। अब देखो समझिए कि हम लोग क्या करते हैं, दो बॉडीज लेते हैं, कोई कोई दो बॉडीज लेते हैं। मान लीजिए ये ट्रक है और ये कार है, ठीक है, और ये किसी वेलोसिटी से इधर की तरफ मूव कर रहा है, ये भी किसी वेलोसिटी से इसकी तरफ मूव करता है। ये यहाँ पे कोलाइड करते हैं और फिर इस तरफ ऐसे फिर से किसी वेलोसिटी के साथ में मूव करने लगते हैं। अच्छा थोड़ा सा आप समझें कि एक ट्रक है, एक रोड पे वो ट्रैवल कर रहा है, चल रहा है, मूव कर रहा है,
और उसके आगे चल रही है कार, उसके आगे क्या चल रही है, कार, है ना। सिचुएशन कुछ ऐसी क्रिएट करते हैं हम लोग कि जो पीछे से ट्रक आ रहा है वो मोर वेलोसिटी से चल रहा है, वो ज़्यादा स्पीड से चल रहा है, किससे, कार से, किससे, कार से। ये कार चल रही है आगे, क्या चल रही है भाई, कार, और ये क्या है, पीछे से ट्रक। तो इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, ग्रेटर देन है किसकी वेलोसिटी से भी, कार की वेलोसिटी से। तो जब पीछे वाली जो बॉडी है, पीछे वाला जो ट्रक है, वो जब ज़्यादा स्पीड से चल रहा है तो कुछ टाइम्स आफ्टर टाइम टी, कुछ टाइम बाद वो इस डिस्टेंस को कवर कर देगा और पीछे से इसको हिट करेगा, क्या करेगा, हिट करेगा। तो क्या हो जाएगी भी, टक्कर हो जाएगी, कोलिजन हो जाएगी, है ना। जब पीछे वाली बॉडी ज़्यादा वेलोसिटी से चल रही है, मान लीजिए ये 50 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से चला रहा है ट्रक, और कार चल रही है 30 किलोमीटर पर आवर, तो कुछ देर बाद ये जो गैप था इन दोनों की बॉडीज़ के बीच में, ये कवर होगा और ये क्या कर जाएंगे, कोलाइड कर जाएंगे, क्या कर जाएंगे, कोलाइड कर जाएंगे, इनका कोलिजन हो जाएगा, है ना। और कोलिजन के बाद में फिर से ये क्या होगा, अब देखो इसमें आप समझे, कोलिजन में क्या होगा कि कोलिजन के बाद में जो ट्रक था वो कम वेलोसिटी से चलने लगेगा और कार जो थी वो ज़्यादा वेलोसिटी से चलने लगेगी, है ना। कोलिजन के बाद में आप क्या देखेंगे कि ऐसे ही पीछे से जैसे हिट करा, वैसे ही जो कार थी वो 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से हो गई और जो ट्रक था वो कम हो गया, जो 50 से चल रहा था वो क्या हो गया, कम हो गया। तो मीन्स ऐसा कैसे हो गया अभी कोलिजन में, पीछे से फोर्स लगाया अभी, जब कोलिजन हुई तो ट्रक ने किसके ऊपर फोर्स लगाया, कार के ऊपर। तो फोर्स लगाया मतलब अपना मोमेंटम दे दिया कुछ, टक्कर के दौरान, कोलिजन के दौरान मोमेंटम क्या हुआ, ट्रांसफ़र हुआ, तभी तो कार की वेलोसिटी इंक्रीज कर गई। अब इन दोनों केसेस में तो जितनी कार की वेलोसिटी इंक्रीज करेगी और उतनी इसकी क्या हो जाएगी, कम। तो दोनों केसेस में मोमेंटम क्या रहेगा भाई, कंजर्व, क्या रहेगा, कंजर्व, है ना। यदि ट्रांसफ़र नहीं हुआ होता मोमेंटम तो टक्कर लगने के बाद में कार की स्पीड बढ़ जाती और ट्रक सेम स्पीड से चल रहा होता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पीछे से जो बॉडी हिट करती है उसका मोमेंटम, उसकी स्पीड कम हो जाती है और जिसको हिट करती है वो आगे की तरफ बढ़ जाती है ना। और आप लोगों ने एक और गेम देखा होगा, हम लोग बचपन में, है ना, जो बच्चे होते हैं वो कंचे खेलते हैं, क्या खेलते हैं, कंचे। तो वो एक कंचे को फेंकते हैं, एक कंचे को क्या करते हैं, फेंकते हैं। तो जब उसका कुछ मास है, कंचा है तो मार्बल है ना, तो उसका क्या है, कुछ मास, और ऐसे करके फेंका तो कुछ वेलोसिटी दे दी, कुछ स्पीड दे दी। तो मास इंटू वेलोसिटी, उनके उसके कंचे के ऊपर, मार्बल के ऊपर क्या आ गया, कुछ मोमेंटम आ गया। और जो एक और कंचा रखा हुआ होता है आगे, ये कंचे खेले हों किसी ने आपने, तो एक और जो कंचा रखा हुआ होता है उसमें जाके वो हिट कर रहा होता है। अच्छा, वो इनिशियली पहले से किस पे होता है, रेस्ट पे होता है, वो रखा हुआ होता है कंचा। तो वो उसको जब हिट करता है पीछे से ऐसे करके, तो क्या होता है कि ये जो आपने फेंक के कंचा इस तरीके से हिट किया, वो उसको उसमें लगता है और खुद रेस्ट पे हो जाता है और आगे वाला कंचा क्या कर जाता है, मूव कर जाता है, आगे वाला कंचा क्या कर जाता है, मूव कर जाता है। तो इसमें भी तो यही हुआ, ट्रांसफ़र ऑफ मोमेंटम। वो जो कंचा था जिसको आपने एक वेलोसिटी से फेंका था, उसने जैसे ही वो दूसरे कंचे से आगे हिट करा जो रेस्ट पे है, तो उसको अपना पूरा का पूरा मोमेंटम दे दिया और खुद क्या हो गया, रेस्ट पे, और वो आगे क्या कर जाता है, मूव कर जाता है। यही होता है कंचों के गेम में। तो कुल मिला के ये चीज़ है ना, कंजर्व रहती है, कुछ चेंज नहीं आता है मोमेंटम को। चलो इसको ना थोड़ा सा मैथमेटिकली हम लोग इक्वेशंस के थ्रू, डेरिवेशंस के फॉर्मेट में इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मीन्स समझे होंगे कि मोमेंटम जो है, जो टोटल मोमेंटम है वो क्या रहता है, अभी कंजर्व रहता है, कोई भी चेंज नहीं आता है। केवल मोमेंटम वन बॉडी टू अनदर बॉडी क्या होता है, अभी ट्रांसफ़र होता है। तो हम लोग डेरिवेशन समझते हैं, डेरिवेशन किसका, डेरिवेशन भाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, किसका भाई, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। अब डेरिवेशन करना है तो हमें कुछ कंडीशंस को सपोज करना होगा, क्या करना होगा जी, कुछ कंडीशन सपोज करनी होगी कि भाई ये एक बॉडी है
अच्छा, इसको हम लोग ऐसे मान लेते हैं, अच्छा हम लोग डायग्राम बना लेते हैं अच्छा सा। हम लोग इसके डेरिवेशन को समझने के लिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के डेरिवेशन को समझने के लिए थोड़ा सा हमने ये डायग्राम्स बनाए हैं आपके लिए, थोड़ा सा है ना, ग्राफिकल थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन किया है क्या, थोड़ा सा ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है, कार ट्रक कार ट्रक कार ट्रक, इस तरीके से है ना। थोड़ा सा ड्राइंग हमारी ख़राब है तो थोड़ा सा आप एडजस्ट करें। ये कोई ट्रक है जिसका मास m1 है, ये कोई कार दूसरी बॉडी है, अनदर बॉडी, जिसका मास m2 है, और ये कोलिजन हो गई, कोलिजन मीन्स आपस में टकरा गए, है ना। और ये कोलिजन कब होगी बेटा, जब सिचुएशन क्या होगी कि u1 जो वेलोसिटी होगी वो ग्रेटर देन होगी किससे भाई, u2 से। मतलब सिंपल भाषा में कि ये ट्रक तेज चल रहा होगा, तेज स्पीड से वेलोसिटी से चल रहा होगा, किससे भाई, कार से। देन तभी ये पॉसिबल है कि ये ट्रक आफ्टर सम टाइम क्या करे भाई, कार को क्या करे, हिट करे, टक्कर दे, है ना, कोलाइड करे, कोलिजन हो इनकी। तो ये कोलिजन कब संभव होगी, व्हेन u1 इज ग्रेटर देन u2, मीन्स ट्रक की वेलोसिटी ज़्यादा होगी किससे भाई, कार से। तो ये कुछ इस तरीके से डायग्राम्स हैं, आइए इसको समझते हैं। ये बीच में कोलिजन का केस है, तो ये इधर का जो पोर्शन हुआ ये हुआ बिफोर कोलिजन, मतलब ये जो कहानी है ये टक्कर से पहले की कहानी हो गई, बिफोर कोलिजन। और ये इधर के जो दो डायग्राम हैं ये किसको शो कर रहे हैं भाई, है ना, सिचुएशन कंडीशन आफ्टर कोलिजन, सिचुएशन है ना, कंडीशन आफ्टर कोलिजन। ठीक है भाई, तो चलो समझते हैं। अच्छा, इन दोनों केसेस में कोलिजन से बिफोर और कोलिजन के आफ्टर हम लोग मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं भाई, क्या करते हैं, मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं। तो देखें आप, यदि मैं यहाँ कैलकुलेट करूँ मोमेंटम, मोमेंटम बिफोर बिफोर कोलिजन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, तो कैसे मोमेंटम निकालते हैं, अभी हमने सीखा मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। तो भाई यदि मैं ट्रक का मोमेंटम फाइंड आउट करूं तो कैसे निकालेंगे ट्रक का मोमेंटम, कि भाई क्या क्या मास है ट्रक का, m1 मास है, क्या मास है भाई, m1 मास है ट्रक का, और किस वेलोसिटी से चल रहा है ट्रक, u1 वेलोसिटी से चल रहा है। तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किस में भाई, u1 में, किस में, उसकी वेलोसिटी के साथ, ट्रक के मास को उसकी वेलोसिटी के साथ मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो ये ट्रक का क्या निकल आया भाई, मोमेंटम, कि ट्रक चल रहा है और किस मोमेंटम के साथ चल रहा है, इतना मोमेंटम लेके चल रहा है, कितना मोमेंटम लेके चल रहा है, इतना। अब मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग है ना, जो दो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में यदि वो है ना मल्टीप्लाई में ना लिखने की बजाय नॉर्मली लिख दें हम लोग इस तरीके से m1 u1, तो भी वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई उनके बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का, वो आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसको मैंने नॉर्मली कैसे लिख दिया, m1 u1, तो वो ऐसे ही लिखा हुआ है कि m1 मल्टीप्लाई बाई u1, है ना। तो मेन कॉन्सेप्ट हम लोग ये समझ रहे हैं कि हमने क्या निकाल लिया, किसका मोमेंटम निकाल लिया, ट्रक का मोमेंटम बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले, है ना। और प्लस कार भी तो है अनदर बॉडी, दूसरी बॉडी क्या है, कार। तो इसका मोमेंटम निकालेंगे तो इसका मास m2 मल्टीप्लाई बाई ये किस वेलोसिटी से चल रही है, u2 वेलोसिटी से, तो उसके उसके मास को इसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये किसका मोमेंटम बन गया भाई, कार का मोमेंटम बन गया। अच्छा, दोनों का मोमेंटम बिफोर कोलिजन, तो मैंने दोनों को क्या कर दिया, प्लस कर दिया, मतलब ये टोटल मोमेंटम दोनों बॉडी का, ट्रक और कार का, ट्रक और कार का टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ये क्या बन गया, बिफोर कोलिजन। अब क्या हुई, जब ये केस था कि u1 ग्रेटर देन था u2 से, ट्रक क्या कर रहा था, तेज चल रहा था कार से, तो दोनों आपस में आफ्टर सम टाइम है ना क्या हुए, कोलिजन हुई, आपस में टकराए। तो क्या चेंजेस आए, क्या चेंजेस आए कि जब यहाँ टक्कर हुई, जब यहाँ पे क्या हुई, टक्कर हुई, तो देखो जब पीछे से ट्रक ने कार को हिट किया, ट्रक ने किसको हिट किया भाई, कार को, तो इस ट्रक ने क्या किया भाई, कार के ऊपर एक फोर्स लगाया होगा, कार के ऊपर क्या लगाया होगा, एक फोर्स लगाया होगा। अरे जब भी एक बॉडी दूसरी बॉडी को पीछे से टक्कर मारती है, हिट करती है, तो वो उसके ऊपर क्या लगाती है, फोर्स लगाती है।
तो ट्रक ने क्या लगाया होगा, फोर्स लगाया होगा। मैं उस फोर्स को नाम दे देता हूँ F1 फोर्स। क्या नाम दे देता हूँ भाई, F1 फोर्स। अच्छा, अब इस जगह पे हम लोग न्यूटन का थर्ड लॉ याद करें। क्या लॉ याद करें, रिमेंबर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या कहता है वो, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। यदि कोई एक्शन होती है किसी बॉडी के ऊपर, तो वो बॉडी, है ना, उस बॉडी के ऊपर भी क्या करती है, रिएक्शन करती है ना। हर क्रिया की क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। तो यदि इस बॉडी ने इस बॉडी पे क्या लगाया है, कोई फोर्स लगाया है, पीछे से हिट किया है, तो एक्शन होने के बाद में इंस्टेंट, तुरंत ये कार भी क्या करेगी, इसके ऊपर, ट्रक के ऊपर फोर्स लगाएगी, है ना। उस फोर्स को मैं क्या नाम दे देता हूँ भाई, F2। क्या नाम दे देता हूँ, F2। क्या नाम दे देता हूँ, F2। और आपने पता है कि जो एक्शन होता है, जो एक्शन फोर्स होता है, और जो रिएक्शन फोर्स होता है, वो क्या होता है, जो रिएक्शन फोर्स होता है वो इक्वल होता है किसमें, मैग्नीट्यूड में, लेकिन अपोजिट क्या होता है उसका, डायरेक्शन। मीन्स जो रिएक्शन फोर्स होता है, किसी एक्शन का जो रिएक्शन फोर्स लग रहा होता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वो मैग्नीट्यूड में, मात्रा में तो बराबर होता है, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन, लेकिन वो एक्शन फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होता है। किस में लग रहा होता है भाई, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होता है। ठीक है भाई। अब जब ट्रक ने इसको हिट किया, तो इसकी वेलोसिटी में भी चेंज आया होगा, ट्रक की वेलोसिटी में, और कार की वेलोसिटी में भी चेंज आया होगा। क्या चेंज आया होगा, कार की वेलोसिटी क्या हुई होगी, थोड़ी सी इंक्रीज कर गई होगी, और ट्रक की वेलोसिटी क्या कर गई होगी, डिक्रीज कर गई होगी। लेकिन जो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन क्या रहा होगा, कंजर्व रहा होगा। इस चीज़ का ही हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इस तरफ हम लोग मोमेंटम कैलकुलेट कर लेते हैं कि मोमेंटम ऑफ ट्रक आफ्टर कोलिजन, कितना मोमेंटम है ट्रक का आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि मोमेंटम मोमेंटम आफ्टर आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन कैसे निकालेंगे भाई, इसका कैसे निकालेंगे, ट्रक का, इसका मास। अब भाई मास तो चेंज नहीं होता है इस यूनिवर्स में, किसी बॉडी का मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। किसी बॉडी का मास चेंज नहीं होता है, तो मास तो सेम रहा होगा, केवल किस पे फ़र्क पड़ा होगा, वेलोसिटी पे। तो उसकी वेलोसिटी u1 वेलोसिटी से चल रहा था किसी से, और टक्कर होने के बाद में स्लो हुआ, क्या हुआ, स्लो हुआ। तो वेलोसिटी चेंज हो गई, क्या हो गई, v1 हो गई। कार किसी वेलोसिटी से चल रही थी, तो पीछे से और फोर्स लगा, तो थोड़ी सी तेज हो गई होगी, इंक्रीज कर गई होगी वेलोसिटी। तो u2 से वेलोसिटी कार की चेंज हो गई, क्या हो गई, v2। क्या होगी भाई, v2। तो हम लोग क्या करते हैं, मोमेंटम निकाल लेते हैं पहले, m1, और इसकी वेलोसिटी क्या है भाई, फाइनल वेलोसिटी क्या है ये, v1। तो उससे हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये किसका मोमेंटम आ गया, ट्रक का आफ्टर कोलिजन, प्लस मोमेंटम ऑफ कार आफ्टर कोलिजन, तो m2 मास है उसका, और फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो गई, v2। और दोनों का मोमेंटम हम लोग कंबाइन करना है, टोटल करना है। तो टोटल करने के लिए क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो हमने दोनों का मोमेंटम ऐड कर दिया। तो ये मोमेंटम क्या हो गया, टोटल मोमेंटम ऑफ बोथ बॉडी बिफोर कॉलिजन, टोटल मोमेंटम ऑफ बोथ बॉडी आफ्टर कॉलिजन। ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि भैया कॉलिजन हुई, लेकिन ये टोटल मोमेंटम, है ना, बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन ये इक्वल रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि ये इधर 100 है और कॉलिजन होने के बाद में ये इधर 150 हो गया, ऐसा नहीं है। जितना मोमेंटम उधर, इतना ही मोमेंटम उधर। तो इसी चीज़ को हमें प्रूफ करना है। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ से आप लोग कहानी शुरू करिए। कॉलिजन हुई, तो ट्रक ने कार के ऊपर फोर्स लगाया F1, और न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग रिएक्शन फोर्स, है ना, कार ने भी ट्रक के ऊपर फोर्स लगाया F2 फोर्स। तो यहीं से आप लोग कहानी इस तरीके से कुछ लिखना शुरू करेंगे कि when when the force F1 when the force F1 exerted, exerted, exerted by truck on car। अब देखो इस चीज़ को आप अच्छे से समझें, क्या लिखा है कि जब, when मीन्स जब,
F1 फोर्स एक्सर्टेड मीन्स लगाया गया, बाय किसके द्वारा, ट्रक के द्वारा, किसके ऊपर, कार के ऊपर, ऑन कार। इसका मतलब क्या है कि F1 फोर्स जो है वो कौन लगा रहा है, ट्रक लगा रहा है, किसके ऊपर, कार के ऊपर। ऊपर भी समझाया है ना। तो क्या होगा भाई कि देन its velocity its velocity its velocity changes changes its velocity changes from u2 to v2। ये क्या लिखा, समझे कि भैया देन its velocity changes from u2 से किस में चेंज हो गई, v2 में। अच्छा, जब ट्रक ने फोर्स लगाया किसके ऊपर, कार के ऊपर, तो किसकी वेलोसिटी चेंज होगी, कार की वेलोसिटी चेंज होगी। अच्छा, कहाँ से कहाँ होगी, पहले किससे चल रही थी, u2 से चल रही थी कोलिजन से पहले, और कोलिजन के बाद में चेंज हो गई, कोलिजन के बाद में कार की वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी v2। तो जब ट्रक ने F1 फोर्स लगाया किसके ऊपर, कार के ऊपर, तो उसकी देन इट्स, ये इट्स किसके लिए यूज हुआ है, कार के लिए, किसके लिए यूज हुआ है, कार के लिए। तो कार की वेलोसिटी u2 से बदलकर कहाँ क्या हो गई भाई, v2 हो गई, क्या हो गई, v2 हो गई। ये चीज़ आपको क्लियर है। अब इस केस में मैं क्या निकालता हूँ, एक्सेलरेशन ऑफ कार, एक्सेलरेशन ऑफ कार। तो फिर कार किस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रही होगी, जब उसकी वेलोसिटी में चेंज आया तो क्या किस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रही है, तो एक्सेलरेशन ऑफ कार इक्वल्स टू, है ना, इसको मैं नाम दे देता हूँ a1, एक्सेलरेशन a1 कार के एक्सेलरेशन को। तो क्या भाई एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। हम लोग ये चीज़ मोशन में पढ़ के आ रहे हैं कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। मतलब एक्सेलरेशन क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी, है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है भाई, क्या हो गई कार की, v2 हो गई, है ना। इनिशियल वेलोसिटी किससे चल रही थी कोलिजन से पहले, u2 से चल रही थी, है ना, और डिवाइडेड बाई ये क्या निकल आया भाई, एक्सेलरेशन ऑफ कार आफ्टर कोलिजन, है ना। उसके बाद में सेम कॉन्सेप्ट आप लोग कुछ ऐसे लिखेंगे कि वैन अच्छा, इस केस में आप लोग एक अब देखें, समझे थोड़ा सा यहाँ पे कि एक और एनोदर फार्मूला हम लोग जानते हैं, न्यूटन का जो सेकंड लॉ था, वो क्या कॉन्सेप्ट था कि फोर्स का जो फार्मूला था सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, न्यूटन का सेकंड लॉ, फोर्स का क्या फार्मूला था, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो क्या मैं इस फार्मूला का यूज़ करते हुए ये जो F1 फोर्स जो ट्रक के द्वारा कार पे लगाया गया, क्या ये कैलकुलेट कर सकता हूँ, हाँ जी, क्योंकि मेरे पास मास भी है कार का और एक्सेलरेशन भी निकाल लिया मैंने कार का। तो F1 फोर्स कितना लगाया ट्रक ने कार के ऊपर, F1 फोर्स कितना लगाया ट्रक ने कार के ऊपर, मैं कैसे निकाल सकता हूँ, मास। अब ये किसका मास रखेंगे हम लोग, कार का मास, कार के ऊपर। तो कार का मास क्या है अभी, कार का मास क्या है m2, कार का मास क्या है m2। और किस एक्सेलरेशन से चल रही है वो, किस एक्सेलरेशन से, क्या एक्सेलरेशन हो गया है उसका आफ्टर कॉलिजन, v2 माइनस u2 अपॉन टी। तो ये क्या निकल आया, F1 फोर्स। F1 फोर्स मीन्स कि भाई इतना फोर्स ट्रक ने किसके ऊपर लगाया, कार के ऊपर। तो इस F1 फोर्स जो कैलकुलेट करा आपने, इसको आप इक्वेशन 1 नाम दे दें। क्या नाम दे दें, इक्वेशन 1, ठीक है, क्या नाम दे दें, इक्वेशन 1, ठीक है। अब लोग हम लोग सेम इन द सेम वे, इसी तरीके से हम लोग बस F2 फोर्स कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे, F2 फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग बोर्ड को क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं, ये थोड़ा सा ये
ये जो पूरी कहानी है इसको हम रेस कर लेते हैं। हम लोग इस इक्वेशन को ऊपर लिख देते हैं कि F1 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, F1 जो फोर्स है, F1 जो फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई, M2 मल्टीप्लाई VA2 माइनस U2 अपॉन T, जिसको हमने क्या नाम दिया भाई, इक्वेशन 1। ऐसे ही हम लोग से हम क्या करते हैं कि वैन, वो लाइन आप यहाँ लिख सकते हैं, वैन F2 अब हम लोग एनोदर फोर्स कैलकुलेट करते हैं, है ना। F2 की चर्चा करते हैं, किसकी चर्चा करते हैं भाई, F2 की चर्चा करते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, व्हेन F2 फोर्स, F2 फोर्स इज exerted by car on truck, then its velocity changes from U1 to V1। समझे इस चीज़ को। पहले फोर्स किसने लगाया भाई, ट्रक ने लगाया कार के ऊपर। एक्शन फोर्स किसने किया, ट्रक ने, किसके ऊपर, कार के ऊपर। और उस एक्शन फोर्स को हमने क्या नाम दे दिया था, F1 फोर्स। क्या नाम दे दिया था, F1 फोर्स। तो और उस F1 फोर्स को हमने कैलकुलेट कर लिया। अब एक्शन फोर्स हुआ तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग रिएक्शन होना भी तय है। तो रिएक्शन फोर्स क्या हुआ था, अपोजिट डायरेक्शन में। तो उस रिएक्शन फोर्स को हमने क्या नाम दे दिया था, F2 फोर्स। अच्छा, F2 फोर्स किसने लगाया भाई, कार ने लगाया था, किसके ऊपर, ट्रक के ऊपर, अपोजिट डायरेक्शन में। तब क्या हुआ था, देन इट्स वेलोसिटी। अब जब कार ट्रक के ऊपर फोर्स लगाएगी तो किसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा भाई, ट्रक की वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो ट्रक की वेलोसिटी U1 से चेंज होकर क्या हो गई, V1 हो गई। U1 से चेंज होकर के क्या हो गई, V1। U1 वेलोसिटी से कौन चल रहा था, ट्रक चल रहा था। वो आप जो डायग्राम था ना पहले हमने बनाया था, फ्री बॉडी डायग्राम, वो आप अपने माइंड में रिकॉल करके रखिए, है ना। हम लोगों ने तो यहाँ इरेज कर दिया है, आप लोग अपनी उसको नोटबुक पे ना नोट करके रखिए, बना के रखिए, और उससे इस कॉन्सेप्ट को रिलेट करिए। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं भाई, एक्सेलरेशन निकालते हैं इस केस में। एक्सेलरेशन निकालते हैं भाई, क्या निकालते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक। तो एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक, जैसे हमने पहले कार का एक्सेलरेशन निकाला था, वैसे ही हम किसका एक्सेलरेशन निकालते हैं, ट्रक का एक्सेलरेशन निकालते हैं। किसका एक्सेलरेशन निकालते हैं, ट्रक का एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो हमने कार के एक्सेलरेशन को A1 नाम दिया था, तो ट्रक के एक्सेलरेशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, A2 नाम देते हैं। क्या देते हैं भी, A2। अच्छा, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो क्या वेलोसिटी चेंज हुई है अभी, कि फाइनल चेंज एक्सेलरेशन, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या हो गई भाई, V1 माइनस U1 अपॉन टाइम टेकन। ये क्या हो गया, ट्रक का एक्सेलरेशन। अब क्या फोर्स रहा होगा, F2 की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। F2 की वैल्यू तो कैसे निकलेगी, वही फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो F2 इक्वल्स टू किसका मास भाई, ट्रक का मास M1, और एक्सेलरेशन भी किसका भाई, ट्रक का एक्सेलरेशन। तो कितना, V1 माइनस U1 अपॉन T। तो ये F2 है, ये क्या निकाल लिया था हमने पहले, F1। तो हमने इसको इक्वेशन 1 नाम दिया था, इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, इक्वेशन 2। क्या देते हैं, इक्वेशन 2। अच्छा, जब कॉलिजन हुई थी तो हमने ये कहा था कि जो फोर्स F1 फोर्स लगाया है ट्रक ने कार के ऊपर, तो कार ने भी तुरंत रिएक्शन फोर्स लगाया ट्रक के ऊपर, F2 फोर्स। दोनों मैग्नीट्यूड में क्या है, इक्वल है। दोनों मैग्नीट्यूड में क्या है, इक्वल है। मतलब एक्शन रिएक्शन फोर्स, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। किस में भी, मैग्नीट्यूड में। बस वो अपोजिट होते हैं इन डायरेक्शन में। अपोजिट किस में होते हैं,
डायरेक्शन में। तो यहाँ पे वी अप्लाई ना न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो F1 क्या है, रिएक्शन फोर्स, F1 क्या है, रिएक्शन फोर्स, और F2 क्या है, F1 क्या है, एक्शन फोर्स, सॉरी F1 क्या है, एक्शन फोर्स, और F2 क्या है, रिएक्शन फोर्स। F1 भाई ट्रक ने लगाया है कार के ऊपर इस डायरेक्शन में। F2 फोर्स जो है, F2 फोर्स जो है, F2 फोर्स जो है, F2 फोर्स जो है वो कार ने लगाया है रिएक्शन फोर्स के रूप में किसके ऊपर, ट्रक के ऊपर। कंफ्यूज नहीं होना है, फिर समझ लें। हम लोग यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई कर रहे हैं। थर्ड लॉ, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। F1 फोर्स है वो ट्रक ने लगाया कार के ऊपर, F2 फोर्स कार ने लगाया ट्रक के ऊपर कोलिजन के दौरान। ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए F2 फोर्स अपोजिट है F1 के, तो F2 फोर्स में क्या लगा देता हूँ मैं, माइनस का साइन। ये माइनस का साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। क्या करते हैं भाई, वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, टू रख देते हैं। F1 फोर्स हमारा क्या था, ये था, तो इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। M2 V2 माइनस U2 अपॉन T इक्वल्स टू F2 फोर्स क्या था भाई, ये था, माइनस, ये माइनस का साइन लगा है तो माइनस का साइन एज इट इज लगाएंगे। F2 की वैल्यू क्या रख देंगे, M1 V1 माइनस U1 अपॉन T। ठीक है, हमने क्या किया, F1 और F2 फोर्स की वैल्यू को रख दिया। ठीक है, F1 फोर्स की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी वो, और जो F2 फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट की थी वो हमने एज इट इज रख दी। अब देखें आप यहाँ पे, ये T से T क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। T से T क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसके अलग अलग टीचर्स अलग अलग रीज़न देते हैं, दो रीज़न देते हैं मुख्यतः, और दो रीज़न ही इसके हैं एक्चुअली। दो रीजंस क्या क्या हैं कि एक तो ये कह देते हैं टीचर्स कि ये जो टी है ये दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये क्या है, एक कॉमन फैक्टर के जैसे है और सेम है, तो टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा। ये भी रीज़न सही है। दूसरा क्या है कि ये टी क्या है भाई, कि वेलोसिटी में जो चेंजेस आया है वो टी है ये, कि कितने टाइम में एक्सेलरेशन में कितना चेंज आया है, मतलब एक्शन और रिएक्शन होने में कितना टाइम लगा है। तो भैया न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो एक्शन की जो रिएक्शन होती है और जो इक्वल अमाउंट में मैग्नीट्यूड में एक्शन रिएक्शन फोर्स इक्वल होते हैं, तो वो एक्शन और रिएक्शन होने में कोई टाइम डिफरेंस नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि एक्शन हो रही है अभी और 4 मिनट बाद हो रही है उसकी रिएक्शन, ऐसा नहीं हो रहा होता है। एट सेम इंस्टेंट टाइम आपने कोई एक्शन की, उसकी रिएक्शन आपकी बॉडी पर तुरंत हो जाती है ना। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो टी होता है, एट इंस्टेंट टाइम एक्शन रिएक्शन होने के कारण ये टी क्या होता है, टाइम की वैल्यू जो होती है वो नेग्लेजिबल होती है। कितनी होती है, नेग्लेजिबल। दैट्स वाई हम इसको नेग्लेजिबल कर देते हैं, दोनों साइड से हटा देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो कुछ कुछ टीचर इसको एज अ कॉमन फैक्टर की तरह से ट्रीट करते हुए इसको टी से टी क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो आप कोई भी रीज़न समझ लें, या तो ऐसे समझ लें कि टाइम डिफरेंस एक्स रिएक्शन में बिल्कुल ना के बराबर होता है, नेग्लेजिबल, तो हम इसको क्या कर दिए, है ना, नेग्लेजिबल कर दिए, इग्नोर कर दिए, या टी से टी क्या कर दिए, कैंसिल आउट कर दिए कॉमन फैक्टर की तरह। ठीक है, तो अब समझें, अब क्या है, इस M2 का मल्टीप्लाई अंदर के दोनों टर्म के साथ कर दें, M1 का मल्टीप्लाई अंदर कर दें, तो ऐसे करके कर दीजिए मल्टीप्लाई। M2 का मल्टीप्लाई V2 के साथ करेंगे तो M2 V2, आगे बढ़े माइनस का साइन है, M2 का मल्टीप्लाई U2 के साथ करें तो M2 U2 इक्वस टू माइनस, देखो माइनस साइन पहले आएगा, माइनस लगा हुआ है ना पहले से। M1 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, V1, अगला टर्म, तो क्या हो जाएगा M1 V1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। देखो टर्म का मल्टीप्लाई करने से पहले किसका मल्टीप्लाई होगा, साइन का, तो माइनस माइनस प्लस M1
और किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, u1। ठीक है, t से तो t कैंसिल आउट ही हो गया। अब देखो ये माइनस वाला जो टर्म है इसको आप इधर लेके आइए, इसको उधर भेज दीजिए, तो m2 v2 ये पूरा माइनस का टर्म है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा भी, प्लस का m1 v1 इक्वस टू, ये इन भाई साहब को उधर भेज दीजिए, है ना, m1 u1 ये माइनस के हैं, उधर जाके क्या हो जाएंगे, प्लस के m2 u2। सही है, कोई दिक्कत यहाँ तक। मैंने क्या करा, ये जो टर्म है इसको मैंने क्या कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड भेज दिया, और ये जो टर्म है इसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड भेज दिया। सही है, अब थोड़ा सा मैं इसको और रीअरेंज करके लिखता हूँ। मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा और रीअरेंज करके लिखता हूँ। क्यों लिखता हूँ रीअरेंज करके, जो इनिशियल मोमेंटम है उसको एक साइड लिख लेता हूँ, जो फाइनल मोमेंटम उसको दूसरी साइड लिख देता हूँ। तो ये क्या है भी, इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, और देखो वैसे तो लिखा हुआ ये थोड़ा सा बस ऐसे लिखा हुआ है कि इनिशियल मोमेंटम इस तरफ लिखा हुआ है और फाइनल मोमेंटम इस तरफ लिखा हुआ है। थोड़ा सा मैं इसको पलट देता हूँ बस, मतलब ये जो राइट हैंड साइड है इसको लेफ्ट हैंड साइड लिख देता हूँ, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको राइट हैंड साइड लिख देता हूँ। सर इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे इक्वस टू में ये एडिशन में ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे समझें, जैसे कहीं पे 2+3 इक्वस टू, इस तरफ कोई वैल्यू लिखी हुई है ऐसे करके, मीन्स एडिशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एडिशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। मतलब जैसे 2+3 ऐसे समझा रहे थे, और इधर लिखा हुआ है कोई वैल्यू लिखी हुई है 3+2, तो भाई वो इधर एक्चुअली उसका एक्चुअल मान क्या है 5, और इधर भी इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है 5, तो 5 है या कोई भी वैल्यू है ना, कम ज़्यादा भी हो तो उसको हम पलट दें तो वो वैल्यू तो उतनी रहेगी। मतलब यदि इक्वल है तो एडिशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको रिवर्स करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन द सेम वे हम लोग जब इक्वल वैल्यू हैं और एडिशन हो रहा है, क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है और इक्वल वैल्यू है ना, और इक्वल इक्वल का साइन लगा है दोनों साइड, तो हम वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वस टू m2 v2 प्लस m1 v1। ठीक है, थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिखना चाहो तो इसको आगे लिख लो, m1 v1 m2 v2, है ना, जैसे भी इक्वेशन थी। जैसे थोड़ा सा इसको और रीअरेंज करना चाहो तो इसको आगे पीछे कर लो, एडिशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम लोग एडिशन की प्रॉपर्टी पढ़ के आ रहे हैं, है ना, मैथमेटिक्स में एडिशन की प्रॉपर्टी पढ़ेंगी होगी आपने, क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो एडिशन में कम्यूटेटिव क्या होता है, पॉसिबल होता है, एडिशन में कम्यूटेटिव क्या होता है, पॉसिबल होता है, कोई इफेक्ट नहीं डालता है वो। तो हम थोड़ा सा इसको और अरेंज करके लिख सकते हैं कि भी m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वस टू m1 इसको पहले लिख लिया मैंने v1 प्लस m2 v2। अब थोड़ा गौर से देखो, पहले ये जो है m1 u1 प्लस m2 u2 ये क्या है, इनिशियल मोमेंटम है। क्या है, इनिशियल मोमेंटम। ये m1 u1 ट्रक का इनिशियल मोमेंटम, m2 v2 कार का इनिशियल मोमेंटम। वो डायग्राम आप याद रखें जो पहले बनाया था हमने डायग्राम कोलिजन से। m1 v1 क्या है भाई, m1 v1 क्या है, ट्रक का फाइनल मोमेंटम, और m2 v2 कार का फाइनल मोमेंटम कोलिजन के बाद। तो देखो ट्रक और कार का इनिशियल मोमेंटम इक्वल आ गया, बराबर आ गया किसके, ट्रक और कार के फाइनल मोमेंटम के। मतलब इनिशियल मोमेंटम दोनों बॉडी का और दोनों बॉडी का फाइनल मोमेंटम इक्वल आ गया जब हमने ड्राइव किया, कैलकुलेट किया, डेरिवेशन किया। मतलब मोमेंटम में कोई भी चेंज नहीं आया, मोमेंटम में कोई भी चेंज नहीं आया। मोमेंटम कोलिजन के दौरान भी, कोलिजन के बाद भी क्या रहा, कंजर्व रहा। क्या रहा, कंजर्व रहा। हाँ, मोमेंटम में
चेंज वन बॉडी एंड अदर बॉडी कि भाई एक बॉडी का मोमेंटम इंक्रीज़ किया और दूसरी बॉडी का मोमेंटम डिक्रीज़ करा। ऐसा हो सकता है कि दो बॉडी की कोलिजन हो रही है तो एक बॉडी का मोमेंटम इंक्रीज़ कर रहा हो और एक का डिक्रीज़ कर रहा हो ड्यूरिंग कोलिजन, लेकिन जो टोटल मोमेंटम है बोथ बॉडी का, है ना, दोनों बॉडी लिखी हुई है ना, जो टोटल मोमेंटम है बोथ बॉडी का बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, वो क्या रहता है, रिमेन्स सेम। क्या रहता है, रिमेन्स सेम। और इसी कॉन्सेप्ट को फिजिक्स में क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसको हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशन में क्या बोल देंगे, m1u1 प्लस m2u2 इक्वस टू m1v1 प्लस m2v2। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और मोमेंटम का कॉन्सेप्ट कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है ना। मास ज़्यादा होगा तो मोमेंटम भी ज़्यादा होगा उस बॉडी का, वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो भी मोमेंटम क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जब भी कोई स्टेशनरी बॉडी होगी हमारे चारों तरफ, है ना, रेस्ट अप होगी, इस बॉडी की वेलोसिटी जीरो होगी, उसका मोमेंटम भी क्या होगा, जीरो होगा, है ना। तो किस तरीके से हमने दो बॉडी को कंसिडर किया, ट्रक को और कार को, दोनों के अलग अलग मासेस थे m1 m2, दोनों अलग अलग वेलोसिटी से चल रहे थे u1 u2, है ना। और कोलिजन हुई तो दोनों की वेलोसिटी में चेंज आया, मास तो चेंज नहीं होता है ना किसी बॉडी का, मास सेम रहा ना ऑल ओवर m1 m2, और वेलोसिटी में चेंज आया, है ना। u1 से वेलोसिटी किस में चेंज हो गई, v1 में, और u2 से वेलोसिटी किस में चेंज हुई, v2 में। और फिर हमने जब कैलकुलेट की, पूरा कैलकुलेशन किया, तो दोनों बॉडीज़ का मोमेंटम क्या आया, सेम आया, कंजर्व रहा। तो आपको ये समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस, है ना, अलग अलग टॉपिक्स पे, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, है ना, आपके लिए बनाते रहें, डालते रहें। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और चैनल से जुड़ जाएं, है ना। और थैंक यू सो मच।